सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो साथियों, की क्लास में मैंने बताया था कि जो आगे क्लास होने वाली, नेक्स्ट क्लास होने वाली है, वो क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर का होगी। तो चलिए देखते हैं ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं एक मोटा मोटा कि इस चैप्टर में आखिरकार हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? प्रकाश के बारे में समझेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लौटना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लौटना। लाइट मतलब प्रकाश। लाइट मतलब प्रकाश, यानी प्रकाश का लौटना। तो लौटना है प्रकाश का, तो पहले लौटने के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इस चैप्टर का फंडामेंटल पॉइंट है प्रकाश, उसको समझेंगे तब ना प्रकाश का परावर्तन समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे प्रकाश क्या होता है, इसका क्या, इससे क्या रिलेटेड फैक्ट हैं एवं प्रकाश की क्या विशेषताएं हैं। ये सब बातें आज की क्लास में हम लोग इसी वे में क्लास चलती रहेगी और हर एक पॉइंट को जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे और इसी तरह से ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का, प्रकाश क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फैक्ट है, क्या विशेषताएं हैं। दूसरी क्लास में हम लोग समझेंगे कि किरण क्या है। देखिए, जब प्रकाश चलती है तो हमेशा किरण के रूप में चलती है, तो उसको भी हम समझेंगे कि किरण क्या है। जब किरण से बनता है किरण पुंज, बहुत सारे किरणें मिलती है तो उससे किरण पुंज का निर्माण होता है, तो हम लोग किरण पुंज के बारे में समझेंगे। उसके नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि जब किरण हो या प्रकाश हो, किसी न किसी वस्तु से निकलती है, तो उस आधार पर हम लोग वस्तु के बारे में पढ़ेंगे कि प्रदीप्त क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है। उसके बाद हम लोग जब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकल जाती है तो वह जब अपने मार्ग में चलती है तो कुछ वस्तुओं से उसे उसकी टक्कर होती है, कुछ वस्तुओं से टक्कर होती है ना। उस आधार पर हम लोग वस्तु का विभाजन को समझेंगे कि क्या होता है पारदर्शी, क्या होता है अपारदर्शी, क्या होता है पारभासी। उसके बाद जब ये प्रकाश किसी ऐसे वस्तु पर टकरा जाती है जिससे पार नहीं कर पाती है, अर्थात अपारदर्शी वस्तु, तो वहां एक छाया का निर्माण होता है, तो इसके बारे में भी समझेंगे। देखिए, चैप्टर जो होता है ना बाबू, वो एक दूसरे फैक्ट से, एक दूसरे डेफिनेशन, एक दूसरे पॉइंट से रिलेटेड होता है। मतलब अगर हम प्रकाश पढ़े हैं और किरण पढ़े हैं तो किरण जो होगा प्रकाश से रिलेटेड है, और अगर हम किरण पुंज पढ़ रहे हैं तो किरण पुंज रिलेटेड होगा किरण से। ठीक है। उसके बाद अगर प्रदीप्त अप्रदीप्त समझ रहे हैं तो ये रिलेटेड होगा किरण पुंज, ये इत्यादि से। ठीक है। तो इसी वे में हमेशा क्लास पढ़ना चाहिए ताकि बच्चों को दिमाग में बैठे कि मोटा मोटा टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने है। तो देखते हैं जो ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश का परावर्तन, इसको समझेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या नियम है, ये समझेंगे। उसके आगे पॉइंट हम लोग समझेंगे दर्पण क्या है, इसकी प्रकार एवं विशेषताओं को समझेंगे। उसके नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब क्या है, प्रकार एवं विशेषताएं। उसके बाद दर्पण में बने प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग विभिन्न दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे कि समतल में कैसा बनता है, उत्तल में कैसा बनता है, अवतल में कैसा बनता है, एवं उसकी विशेषताओं को समझेंगे कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में कैसा बनता है, अवतल में कैसा बनता है, ये समझेंगे। उसके बाद जब प्रतिबिंब का निर्माण जानेंगे तो किस दर्पण में कितना बड़ा कितना छोटा कैसा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उससे रिलेटेड एक पॉइंट होता है आवर्धन, उसको पढ़ेंगे, इसको मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद दर्पण का उपयोग समझेंगे कि किस दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। उसके बाद हम लोग दर्पण को पहचानना सीखेंगे कि किस दर्पण को कैसे पहचाने, समतल को कैसे, उत्तल को कैसे, अवतल को कैसे, अगर छू करके पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, बिना छुए पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। सारी बातें इसी चैप्टर में हम लोग को समझनी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को समझेंगे जो कि है F=R/2। ये बाद दर्पण सूत्र एवं आवर्धन सूत्र, ये तीन डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर के में, पहला चैप्टर की दृष्टि से ये तीनों डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। आगे का हम लोग पॉइंट में समझेंगे। आगे जो है, जो भी हम लोग चैप्टर यहाँ तक समाप्त कर लेंगे तो जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पीवाईक्यू यानी एमसीक्यूज देख करके चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आप लोगों को इतना पॉइंट से आपके दिमाग में इस चैप्टर के लिए माइंड मैप बन गया होगा कि हम लोग आखिरकार चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अगर हम कभी वीडियो में बताएं कि आज ये पढ़ेंगे तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से
रिलेटेड होता है। ये सारी बातें इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का जो ये चैप्टर होगा माइंड में बहुत बेहतरीन ढंग से फिट हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में हम प्रकाश एवं उसकी विशेषता एवं फैक्ट, जितना भी फैक्ट होगा प्रकाश से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। फैक्ट बहुत सारे प्रकाश से रिलेटेड होगा, लेकिन हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश के बारे में जितना दुनिया में फैक्ट है सबको इसी वीडियो में या क्लास 10th में ही पढ़ाया जाए, नहीं। जो क्लास 10th के लिए यूजफुल है उस पॉइंट को पढ़ाया जाएगा, बाकी क्लास 12th के लिए यूजफुल जो होगा उसको 12th में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ हम लोग केवल प्रकाश के बारे में जो हम लोग को 10वां क्लास में 10th क्लास के लिए यूजफुल है वैसी वैसी पॉइंट को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोले थे कि सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोला जाता है, और अगर इसे उर्दू में बोला जाए तो उर्दू में बोला जाता है रोशनी। क्या बोला जाता है? रोशनी। रोशनी। इसे उजाला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उजाला। तो ये तो इसका टर्मिनोलॉजी था, ये इसको क्या क्या कौन सा लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आखिर इसका समझते हैं कि प्रकाश का डेफिनेशन समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश के बारे में अगर समझा जाए तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि जब हमें भूख लगी होती है, ठीक है, यानी हमारे शरीर में जब एनर्जी नहीं रहती है तो क्या हमारा बॉडी ऑर्गन किसी काम को करने में सक्षम होती है? इसका जवाब आगा नहीं होती है। हमारा बॉडी काम नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के पश्चात हम लोग को क्या मिलती है? तो जी हम लोग को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जब वो एनर्जी हमारे पास आ जाती है तब हम किसी काम को आसानी से कर लेते हैं। सेम इसी तरह से हम प्रकाश को रिलेट करते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि एक अंधेरा रूम है, ठीक है, उस रूम में रखी विभिन्न वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देगी। अगर अंधेरा रूम है तो उसमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों को जो उस वस्तु को देखने के लिए एनर्जी चाहिए वो हमारी आंखों को नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही उस रूम में हम लाइट को जला देते हैं, यानी कि टॉर्च जला दे या मोबाइल का लाइट जला दे, तो वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इससे हम लोग क्या समझते हैं कि जिस तरह से हमारे बॉडी को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारी आंखों को भी किसी वस्तु को देखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वही ऊर्जा प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। तो हम लोग क्या इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं? इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग प्रकाश की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को या किसी चीज को देखने में हमारी सहायता करती है। क्या करती है? हमारी सहायता करती है। तो यहाँ से प्रकाश का डेफिनेशन समझ में आया कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो केवल और केवल क्या काम करता है? हमें देखने की सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि प्रकाश हो और हमारे पास नेत्र ही सही ना हो तो क्या वो वस्तु हमें दिखाई देगी? तो इसका जवाब आएगा नहीं। प्रकाश के साथ साथ किसी वस्तु को देखने के लिए हमें हमारे नेत्र को भी सही होना आवश्यक है। तो यहाँ से एक फैक्ट निकल के आता है। क्या फैक्ट निकल के आता है? कि प्रकाश नेत्र के बिना कुछ नहीं है और नेत्र प्रकाश के बिना कुछ नहीं है। अर्थात प्रकाश और नेत्र को बोला जाए, प्रकाश और नेत्र मतलब आंख एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थात नेत्र के बिना प्रकाश कुछ काम का नहीं है, प्रकाश के बिना नेत्र कुछ काम का नहीं है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश के साथ साथ नेत्र का भी स्वस्थ होना जरूरी है। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आए कि प्रकाश एक एनर्जी है
प्रकाश और नेत्र एक दूसरे के पूरक होती है। ठीक है, अब प्रकाश से रिलेटेड और फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बातें समझ में आई। अगला अगर हम फैक्ट देखें तो प्रकाश के बारे में एक फैक्ट और कहा जाता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है, परंतु जब यह वस्तु पर पड़ती है, किसी भी वस्तु हो, वस्तु पर पड़ती है तो उसे दृश्यमान बना देती है, उसे दृश्यमान बना देती है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, समय अदृश्य होता है, परंतु जब वस्तु पर पड़ती है तो दृश्यमान बना देती है। तो इसका एक ही सीधा सीधा अर्थ निकला कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु हमारे लिए विजिबल हो जाती है, दृश्यमान हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए आगे प्रकाश की विशेषताओं के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषता हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला विशेषता हम यही जानते हैं कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। ये पहली विशेषता हो गया कि प्रकाश एक एनर्जी है। अगर दूसरा विशेषता की बात किया जाए, तो दूसरी विशेषता की बात किया जाए तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक तरंग है। क्या है? तरंग है। प्रकाश किस रूप में चलती है? एक तरंग के रूप में, वेव के रूप में चलती है। ठीक है, अब कैसा तरंग है? तो प्रकाश को दो तरह के तरंग बोला जाता है। एक अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है, अनुप्रस्थ तरंग, एक बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब प्रकाश दो प्रकार के तरंगे हैं। अगर प्रकृति की बात किया जाए, अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे तरंगों को कहते हैं जिसको चलने के लिए कोई विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश हर जगह चल सकती है, हर जगह चल सकती है। मतलब है कि प्रकाश को चलने के लिए कोई विशेष अलग से माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश का कहना है कि हम हर जगह चल सकते हैं। लेकिन वही अगर ध्वनि की बात किया जाए, साउंड की बात किया जाए, तो साउंड को चलने के लिए, साउंड को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। में भी चल सकती है। कहाँ भी चल सकती है? निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात, इसी को शून्य बोलते हैं। निर्वात उसे कहते हैं जहाँ कोई माध्यम ना हो, कोई माध्यम ना हो, एकदम जीरो हो, उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश की ये खासियत होती है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। लेकिन कोई और तरंग है, जैसे ध्वनि तरंग है, तो ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती। केवल प्रकाश तरंग ही ऐसा तरंग है जो निर्वात में गमन कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। वैसे तरंग जिसे चलने के लिए कोई विशेष माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों? क्योंकि यह हर जगह गमन कर सकती है। ठीक है, यह बात भी समझ में आई। चलिए आगे हम लोग समझते हैं प्रकाश से रिलेटेड तीसरा पॉइंट। प्रकाश हमेशा सीधा पथ पे चलती है, मतलब सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। ये भी बात याद रखिएगा। मतलब प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये टेढ़ा कुबड़ा इस प्रकार से नहीं चलती है। तो प्रकाश किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। ये बात याद रखिएगा। अगला अगर पॉइंट की बात किया जाए तो प्रकाश अभी बोले थे कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। तो निर्वात में चल करके प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में जब प्रकाश निर्वात में चलती है तो उसकी चाल सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक। तो प्रकाश की चाल यहाँ पर लिखेंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक। सबसे अधिक होती है। अभी हमने कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश है। क्यों? क्योंकि निर्वात में भी चल सकती है, निर्वात होती नहीं होती है। तो निर्वात में भी प्रकाश
चल सकती है, निर्वात में भी प्रकाश चल सकती है, और निर्वात में चल करके सबसे अधिक चाल से चलती है। सबसे अधिक चाल से कहाँ चलती है? निर्वात में चलती है। लगभग इसकी चाल निर्वात में जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना लाख किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गया। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, पांचवा पॉइंट समझते हैं। तो प्रकाश जो होता है यानी श्वेत प्रकाश जो सूरज से आता है, जो श्वेत रंग का दिखता है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का बना है। यानी ये जो है श्वेत प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। कितने रंग? 7। वो कौन कौन से रंग है? तो इसका एक ट्रिक होता है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। ये क्या है विबग्योर? ये आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। यही 7 रंग होता है प्रकाश, श्वेत प्रकाश में। देखिए, V से होता है वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। यही 7 कलर हमारे श्वेत प्रकाश में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बात भी समझ में आ गई, तो इसको मिटाते हैं। आगे हम लोग समझते हैं प्रकाश का और विशेषताएं समझ जाते हैं। तो पांचवा हुआ था आपकी छठा विशेषता है। तो प्रकाश के बारे में बोला जाए तो प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, उसके साथ वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, परकिरणन, परकिरणन, व्यतिकरण, व्यतिकरण, ध्रुवण इत्यादि घटनाएं होती है, इत्यादि होती है। मतलब यहाँ है कि प्रकाश इतने घटनाओं को दिखाती है। जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो प्रकाश की कौन सी घटना का अध्ययन करेंगे? परावर्तन का। लेकिन उसके अतिरिक्त प्रकाश की और भी घटनाएं प्रकाश के साथ होती है, जिसमें अपवर्तन आता है, वर्ण विक्षेपण आता है, परकिरणन आता है, व्यतिकरण आता है और ध्रुवण आता है। तो इतनी घटनाएं हम लोग प्रकाश के संबंध में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? प्रकाश की विशेषता ही है। प्रकाश की क्या है? विशेषता। ठीक है, ये 6 विशेषताएं हम लोग को प्रकाश के बारे में याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे कुछ प्रकाश के संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। क्या एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं? एक फैक्ट होता है कि सूर्य का जो हमारा प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश पृथ्वी तक आने में, कहाँ तक आने में? पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेता है, समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लेता है। इसी को कहीं कहीं 16 सेकेंड भी लिखा हुआ होता है। तो हमारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? 8 मिनट। विशेषता हो सकता है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे भी पॉइंट आप लोग को, ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया कि पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लेता है। तो दोस्तों कि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो क्या निर्वात के अतिरिक्त कुछ और माध्यम है जिनमें प्रकाश की चाल क्या होती है जान सकें? तो जी हाँ, और कुछ माध्यम होते हैं जिन्हें हम अभी जानने का माध्यम, माध्यम इधर लिखेंगे हम लोग उनमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होती है? और तो पहला माध्यम हम लोग बात किए थे निर्वात। क्या होता है? निर्वात। निर्वात का दूसरा नाम होता है शून्य। क्या नाम है? होती है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसे ही हम बोल सकते हैं 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दूसरा माध्यम है, ये क्या है? सबसे अधिक है। सबसे क्या है? अधिक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितना प्रति सेकेंड कहाँ है? तो ये भी बता देना है, निर्वात में। दूसरा होता है, दूसरा हवा। हवा इसी को बोल सकते हैं वायु। वायु, तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 2 पॉइंट
प्रति सेकेंड। इसी को या बोल सकते हैं 2.99 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो लगभग किसके बराबर है, निर्वात के बराबर है। ठीक है, अगला माध्यम देखे तो है वो जल है, पानी। तो जल में प्रकाश की चाल यानी वाटर में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 2.25 लाख, 2.25 लाख, इसी को बोल सकते हैं 2.25 गुने 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको 2.25 लाख होता है। ठीक है, आगे हम समझते हैं पानी के अतिरिक्त प्रकाश की चाल के बारे में जाने तो कांच में ग्लास इसको बोलते हैं, ग्लास। ग्लास में प्रकाश की चाल कितना होती है, प्रति सेकेंड होती है। कितना होती है, 2 गुने 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को बोल सकते हैं 2 लाख सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी होती है। एक और माध्यम हम लोग जल में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होती है, हवा में प्रकाश की चाल इतना, जल में कितना होती है, ये कांच में 2 लाख किलो। उसके अतिरिक्त एक तो और जान लेते हैं हम लोग हीरा, किसके बारे में जानते हैं, हीरा। हीरा में प्रकाश, इसको डायमंड बोलते हैं। डायमंड में प्रकाश की चाल होती है 1.24 गुने 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को बोल सकते हैं 1.24 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। सब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया कि माध्यम और उसमें प्रकाश की चाल, तो इसको भी इरेज करते हैं और क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने समझा कि प्रकाश की चाल कहाँ, कौन माध्यम में कितना होती है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, या ना भी आए तो मैं इसे बता देना चाहता हूँ कि प्रकाश सबसे पहले ज्ञात करने वाला वैज्ञानिक का नाम था ओले रोमर। क्या नाम था, ओले रोमर। ओले रोमर था, क्या था, ओले रोमर, जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश की चाल को मापा था। प्रकाश के बारे में एक फैक्ट और समझते हैं। देखिए, जब प्रकाश की खोज हो चुकी थी तब वैज्ञानिकों का अलग अलग मान्यता था। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि जी ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है वो कण से मिलकर बना है। जिस प्रकार से एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उसी प्रकार से ये प्रकाश जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ कण से मिलकर बना होता है। कुछ वैज्ञानिक का मानना था कि प्रकाश कण नहीं, ये तरंग के रूप में है, जो अभी हम लोगों ने समझा था कि तरंग के रूप में है। ठीक है, तो कण किसने माना था, किन्होंने माना था, तो न्यूटन साहब ने। न्यूटन ने क्या माना था कि प्रकाश एक कण, हाइगेंस का नाम आता, हाइगेंस, हाइगेंस। तो हाइगेंस ने कहा था कि नहीं, है तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, वही ये न्यूटन ने केवल कह दिया था कि प्रकाश कण के रूप में चलती है, या कण कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन कौन सा कण, ये नाम दिया था हमारे उनका आइंस्टीन। क्या नाम है, आइंस्टीन। आइंस्टाइन भी बोल सकते हैं इसको, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ये है। ठीक है, आइंस्टाइन ने नाम दिया था कि कण से मिलकर बना है। किससे बना है, फोटोन नाम के कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो किन्होंने कहा था कि प्रकाश कण है, तो न्यूटन ने कहा था। किन्होंने कहा था कि प्रकाश एक तरंग है, तो हाइगेंस ने कहा था। किन्होंने कहा था कि प्रकाश फोटोन से मिलकर बना है, तो आइंस्टाइन ने कहा था। किसने कहा था, समझ में आ गया, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। इस प्रकार से देखिएगा, एक प्रकाश की, एक प्राकृतिक कण हो गया, एक प्रकृति तरंग हो गया। इस प्रकार से प्रकाश का एक प्रकृति के बारे में चलता है, पता चलता है, जिसे हम लोग द्वैत प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। कौन सा नेचर, डुअल नेचर, जिसे हम लोग ट्वेल्थ में
समझेंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को समझ में आ गया कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने याद किया? ओले रोमर ने। प्रकाश तरंग कण किन्होंने कहा? न्यूटन ने। तरंग किन्होंने कहा? हाइगेंस ने। अब ये कण का नाम किन्होंने दिया कि प्रकाश फोटोन नाम के कण से मिलकर बना है? तो ये किन्होंने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था। ठीक है, और हाइगेंस ने क्या कहा? प्रकाश तरंग है। इस प्रकृति, तो दो प्रकृति, इसीलिए इसे कहते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। जब यहाँ बात आ गया तो यहाँ आप लोग को याद रखना होगा कि अगर कोई पूछे प्रकाश का मौलिक कण पार्टिकल कौन है, मौलिक कण, तो आप बता देना कि प्रकाश का मौलिक कण प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो फोटोन के रूप में रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आप लोगों ने समझा। तो दोस्तों आज के लिए मैं यहीं तक क्लास, जो भी फैक्ट होगा या पॉइंट होगा उसको आगे इसी वे में हम लोग